अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान ने मिलिट्री, पॉलिटिक्स और फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से तीनों एरियाज पर पाकिस्तान भारत से जीत चुका है। स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके अलावा ये भी कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से उन्होंने फैक्चुअल रहकर और न्यूज़ को फैब्रिकेट नहीं किया, ये मुजाहिरा बहुत डिसिप्लिन्ड उन्होंने काम किया। बीइंग अ जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन्स बहुत फैक्चुअल रहे। इसको ना सिर्फ पाकिस्तान सराह रहा है बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया यानी कि इंटरनेशनल मीडिया भी सराह रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मुल्क के हवाले से गुफ्तगू करें तो नेशनल असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद भी मालियाती बिल 2019 मंजूर हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की पहली कौमी टैरिफ पॉलिसी की उसूली मंजूरी दे दी। टैरिफ पॉलिसी का मकसद टैरिफ निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी लाना, दूसरी जगह इदारा जाती इसका एक स्टेटस है शक्ल, उसको दुरुस्त करना है। अब हम बात करें अगर प्रोग्राम में और किस मौजू पे अगर हम आज डिस्कशन करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली कश्मीर शामिल होगा। कश्मीरी जो अप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म कर रहा है भारत, हर तरीके से जुल्म कर रहा है, उनके फंडामेंटल और पर्सनल राइट्स वायलेट करने के साथ साथ उनके ऊपर तशद्दुद भी कर रहा है। यूएन ने भी इसकी जो है बहुत बुरी तरीके से इसके लिए स्टेटमेंट्स रिलीज किया और कहा है कि बिल्कुल गलत स्टांस है और भारत को जो है मुस्तकिल इसका हर जगह नेगेटिव एक फीडबैक मिल रहा है और बहुत बुरी तरीके से भारत इसको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। जबकि अगर हम बात करें भारत के ऑपोजिशन के हवाले से, वो जिस तरह हम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली 14 फ़रवरी से, आज भी हम उनकी ऑपोजिशन के हवाले से भी बात करेंगे। बीजेपी का ये रीसेंट स्टेटमेंट है कि अगर ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि पाकिस्तानी हमलों पर सबूत दें तो उनको भी नेक्स्ट टाइम किसी जेट के साथ बांध कर उड़ा दें। तो यानी आप उनका एक्सट्रीमिज्म देखें, अपने ऑपोजिशन वालों के लिए किस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं महफूज यार खान साहब जो कि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं नईम अवान साहब जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं राजा काशिफ जंजुआ साहब जो कि एनालिस्ट हैं। आप सबको फॉर्मली वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। महफूज यार खान साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी अब तक जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई डेवलपमेंट, ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आई हमारे पास अब तक, और DGISPR का स्टेटमेंट भी यही है कि जो जंग के तासुरात हैं, जो असरात हैं वो टल गए लेकिन अभी तक पूरी तरह खतरा टला नहीं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ आपके चैनल ने जो तवज्जो मबजूल कराई है। इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ुल ख़याल सियासी जमातें वो सब एक पेज पर हैं और पाक अफ़वाज भी एक पेज पर है। अब जहाँ तक मसला है हिंदुस्तान की जारियत का, बर्बरियत का, और मैं तो ना मानूँ की मज़ाक से उनको हर जगह शिकस्त हुई है और पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की जो सियासत है, वो मौजूद बहस है। उसमें हमने हर मुहाज पर जंग जीत ली है। एक्चुअल जो मसला है वो है कश्मीर का, और जब तक कश्मीर का मसला किसी भी गुफ्तगू का मौजूद बहस नहीं होगा, ना तो OIC इसमें कुछ कर सकती है। ये काम सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा कर सकती है कि वो जो लेकिन जो UN की अगर हम बात करें, UN भी तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देता है और फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार हो जाता है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, UN जो है इससे पहले भी जो लीग ऑफ नेशंस थी, उसका भी ज़वाल का सबब यही था कि वो चंद मखसूस ताकतों के ज़ेर असर आ गई थी और अपना वजूद खो गई। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में भी यही बात कह रहा हूँ। अगर वो अमेरिकन लॉन्डी बनी रही और वीटो पावर्स जिन लोगों के पास हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने अपना सही इस्तेमाल नहीं किया तो अक़वाम मुत्तहिदा भी लीग ऑफ नेशंस की तरह दफन हो जाएगी। देखिए, हम एक एटॉमिक पावर हैं और हिंदुस्तान भी, और पहले तो मैं बड़ा शोर से कहता था बाज़ लोगों की तरह कि साहब ये हमने पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए हैं जी, इनको हमने इस्तेमाल भी करना है जी। लेकिन तारीख़ी हवाले देखने के बाद और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शंस जो साइंसदानों ने जो बनाई है उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इसका कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, हिरोशिमा बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और पाकिस्तान और भारत तो उसके सामने बहुत छोटी ताकतें हैं, न्यूक्लियर पावर्स। उस वक्त तो मीडिया इतना
फास्ट नहीं था, उसके बावजूद भी आपने देखा कि उनकी तबाही की जो दास्तानें हैं आज तक हैं। और अब ये तो हजारों, मतलब तो मुझे तो सही इसकी फिगर याद नहीं कि मेल्ट हो जाएगी पूरी दुनिया। 90% ऑफ द वर्ल्ड would face the consequences just because of Pakistan and India। उसमें देखिए दो चीजें हैं। पाकिस्तान ने चंद घंटे अपना नो फ्लाई जोन बनाया था, उसमें चीखें निकल गई अमेरिका की, अफगानिस्तान की, और जो फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट्स कॉन्स्टेंटली वो तो हम जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन हमारी समंदर में भी वही है और हवाई में भी वही है। इंशाल्लाह ताला अव्वल तो जंग ना हो, हम अमन के ख्वाह हैं और अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान को दफन कर देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, उसकी मईशत तबाह हो जाएगी और जिन मुल्कों के इन्वेस्टमेंट हैं उनको हिंदुस्तान बचाने की फिक्र रहेगी। बिल्कुल। नईम साहब, अगर हम मीडिया के रोल की बात करें, मीडिया का रोल किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर वो ऑपोजिशन के मतलब एक आवाज़ बनती है, दूसरी जानिब वो हुकूमत की आवाज़ भी बनती है। जब अगर खुदा न खास्ता कभी भी किसी मुल्क की सलामती या सॉवरेनिटी को कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ खड़ा रहा, मतलब हर तरीके से जो फैक्ट्स थे उनको सिर्फ रिपोर्ट किया, कहीं पे किसी न्यूज़ को फैब्रिकेट नहीं किया, जबकि भारत का बिल्कुल ऑपोजिट स्टांस था। भारत ने हर खबर को जो है फैब्रिकेट किया, लेकिन अब तक वो करता चला आ रहा है और पाकिस्तान के ऊपर उल्टे सीधे एक्यूजेशंस लगाए। इस किस्म के बयानात से वो अपनी जो एक ऑथेंटिसिटी वो तो खो चुका है। लेकिन क्या अब भारतीय अवाम इन वाकयात के बाद क्या उनको ट्रस्ट होगा अपनी मीडिया के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सलामती जो है वो इस वक्त ख़तरे के अंदर मौजूद है और इस वक्त जो बादल हैं वो भी इस वक्त साए की तरह मंडला रहे हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर। और मैं बताना चाहता हूँ, यकजहती के लिए पूरी कौम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम इस हमारी फ़ौज के साथ, अस्करी इदारों के साथ वो जो है मौजूद हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखें, बात ये, पाकिस्तान, कई लोग ऐसे हैं जो दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनको नहीं पता कि वो 27 रमज़ान को 14 जुम्मे के दिन वजूद में आया और पाकिस्तान आई कलमे के नाम से था। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरी बात ये रही कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कभी किसी जगह खड़ा हुआ है ना, तो अगर आप चली जाएं पुराने मामलात में रशिया वाले, कि रशिया दुनिया की ताकत तरीन जो है वो उस वक्त उनके पास जितने पावर्स थे, पाकिस्तान जब रशिया वाले मामलात में खड़ा हुआ ना तो आज उनको उनके सूबे गिने नहीं जाते, आज वो बिखर गया रशिया। पाकिस्तान खड़ा हुआ अफगानिस्तान वाले मैटर के अंदर अमेरिका के साथ, तो आज देख लें अमेरिका मजबूर हो गया भागने की तैयारी कर रहा है कि भागे कैसे, निकले कैसे। और मैं समझता हूँ कि जो हालात इंडिया में इस वक्त मोदी ने क्रिएट कर दिए, दुनिया देख रही होती है। जो रिफ्यूजीज हैं उनको हमने सालों साल अपने पास रखा, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया देख रही होती, कुछ अगर टाइम और मिल जाता। खैर अब तो खैर हमने हमेशा पीस की बात की, पीस वाले मॉल में चले गए। दुनिया देखती है इंडिया को, यकीन करें, टुकड़ों के अंदर। बात यह है कि असल मसला जो है वो आपको पता है कि पुलवामा से मामला जो है खड़े किए उन्होंने, कि वो इंडिया के अंदर जो कश्मीर, हमेशा कहते हैं कश्मीर हमारी स्टेट है, रियासत है, और कश्मीर में एक 19 साल का लड़का जो कि आदिल डार करके उसने वीडियो पैगाम में स्टेट फॉरवर्ड बताया पूरी दुनिया को कि कश्मीर में जो 95,000 लोगों को जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया, रस्सियों से बांध के गाड़ियों के साथ जिस तरीके से रोडों पे लोगों को घसीटा, 17,000 औरतों के साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती की, तो ऐसे हालात को देखते हुए उसने ये फैसला किया। लेकिन मैं ना मानू वाली जिद, मोदी ने डायरेक्टली पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई हुई थी। हमें क्या फायदा मिल सकता है 44 लोगों को मारने का, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे मौजूद से पहले तो कभी कोई फैक्ट का पता चल ही नहीं सकता। किसी चीज की अगर प्लानिंग की जाए ना किसी चीज की, तो वो प्लानिंग तरीकेकार फिर यही होता है। पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। उस वक्त हमारे पास आपको पता है कि सऊदी अरब से आया हुआ वफ्द शहजादा बिन सलमान वो मौजूद था, और एक बड़ी रकम हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आ रही थी। लेकिन अगर बात करूं ना, तो दुनिया जानती है कि सेचेन वाले मामलात के अंदर, कारगिल वाले मामलात में, पठानकोट वाले मामलात में, पाकिस्तान जब किसी मामलात में घुसता है ना तो 44 लोग नहीं जाते, 700 लोग जाते हैं। लेकिन बहरहाल इनका जो बिकाऊ मीडिया है
कि सुबह जो इनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि अगर अप्रैल पे बात करनी है तो उन्होंने अप्रैल पे ही बात करनी है। बीजेपी फंड करता है, जो जर्नलिस्ट बिल्कुल रियलिटी दिखा रहे हैं उनको तो मार दिया वहां पर। ये इनके जो अवी डांडिया है उन्होंने यहाँ पे, अगर देखिए, अगर मैं 5 दिन पुरानी अगर आप बीजेपी और प्लस इनकी जो अपोजिशन जमातें थी, यहाँ राजा साहब के पास मैं जाऊंगी और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ये अपोजिशन ने सवालात उठाना शुरू कर दिए, एक के बाद एक सवाल उठाया, जबकि मोदी ने ये कहा कि अगर हमारे पास राफेल तैयारा होता तो हम पाकिस्तान से शिकस्त नहीं खाते। यानी वो किसी तरह तस्लीम कर ही नहीं रहे। पाकिस्तान ने उनको बहरी हुदूद में डिटेक्ट कर लिया, पाकिस्तान ने एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ लिया, पाकिस्तान ने एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन इन्होंने कभी समझना नहीं है, कभी किसी चीज पर यकीन नहीं करना। दूसरी जानिब राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि आपने तो खुद अंबानी की पॉकेट में वो बजट डाला है, अभी भी झूठ पे वो झूठ बोल रहे हैं। और अब ये लेटेस्ट खबर आई है, मुझे एक इंडियन ने ट्वीट किया है कि एक बहुत कोई ऑनेस्ट वर्कर है, उन्होंने वो फाइल जो गुम हो गई थी, फाइल जिसके बारे में बात कर रहा है पूरा मीडिया कि वो किधर है रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड उठा के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस को दे दिया है। अब उस मीडिया हाउस को धमकियां मिल रही हैं। अब ये देखना है मीडिया हाउस जो है वो क्या बिक जाता है एज यूजुअल या वो सामने खबर आ जाती है। क्या करेंगे इस पर? देखें, सबसे पहले जो बीजेपी की बात करते हैं, 80s में हम बात करें, 2 सीटों से इतना फैलाव करते करते आने वाली बीजेपी आज किसी और कैफियत में। जब 2004 में इलेक्शन हो रहे थे, 2004 के ज़माने में देखें तो जो मोदी का ये जो सरकार आ रही थी, उस ज़माने में ये था कि हिंदुत्व के ऊपर वो चल रहे थे। स्वाकर का जो एक थ्योरी है, अभी भी वही थ्योरी है। नहीं, देखें, एक चीज़ है, हिंदुत्व का वो एक पम्फलेट टाइप की चीज़ थी, कोई बाकायदा कोई बुक या वो नहीं थी, उसको वो लेके चले। उस जमाने में भी मैंने लिखा था कि हिंदू तवा की जगह ये हिंदी तवा करें, मतलब नेशनलिज्म करें बजाय इसके रिलीजन की तरफ जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और हालात उस तरह नहीं जाएंगे। लेकिन लगता है कि वो अपने तरीके से चलते रहे। असल में एक चीज़ और भी थी कि कांग्रेस ने अपने दौर में किसी और को पनपने भी नहीं दिया था। कोई देखिए, एक पार्टी जहाँ होती है वो बड़े मसाइल होते हैं। वो ये नेहरू से सारे इश्यूज उठते हैं। नेहरू साहब बहुत अच्छे आदमी थे, सब कुछ था, लेकिन एंड में आके उनके आप ये देखें ना कि अपने मुखालफिन को ना रहना, ये कहाँ गए। अब ये चीज़ जब उठी है, रिलीजन एकदम से उठ के आया जो इंतहाई खौफनाक हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पाकिस्तान का जो हम कहते हैं दिफा बहुत बेहतर है, उसकी भी एक रीज़न है जो इंडिया की निस्बत है। देखें, वहाँ तो सिविलियन रहे, सिविलियन ठीक है, बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन सिविलियन ने फौज को या उस सिस्टम को इतना मजबूत नहीं किया। वो अपने आप को तो मजबूत करते रहे। पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ सिनेरियो ये था कि फौजी हुक्मरान आते रहे, तो उन्होंने अपने इदारे को भी मजबूत किया और मुल्क के दिफा को भी मजबूत किया। ये एक डिफरेंस है। हमें लगता है कि माशाल्लाह के बहुत सारे डिक्टेटरशिप के 1001 नुकसानात होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि फौज की डिक्टेटरशिप या जो भी आप कहें हुक्मरानी, वो माशाल्लाह जितने आए, आज उसका नतीजा है कि फौज आपका मुल्क दिफाई लिहाज से बहुत बेहतर। जस्ट फॉर शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आएंगे और मैं कुछ ट्वीट्स पढ़कर सुनाऊंगी जो कि भारतीय अवाम या जनता ने ट्वीट्स किए हैं और वो उनकी फीलिंग्स है कि वो क्या इस वक्त सोचते हैं और वहां पर क्या सिनेरियो है। सो वी आर जस्ट कमिंग एंड वी आर जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि जो भारतीय जनता है यानी कि भारतीय अवाम, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है मोदी से। उनके ये जो हर नए दिन उन्होंने नया स्टंट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर हमलों का, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने का, ये सिर्फ और इवन मुझे ये मालूम हुआ आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्कआउट और रिसर्च ऑन दैट कि ये जो इतनी सारी आप हेटर देखते हैं ये जेन्युइन नहीं है। इसमें बहुत सारे पेड ट्रोल्स हैं और पेड कैंपेनिंग है। जो बीजेपी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बजट लगाती है सबके ऊपर, जो कि राफेल जेट्स का एक बहुत बड़ा स्कैम खुलने जा रहा है। इसके बारे में भी मुझे एक भारतीय सिटीजन ने ही बताया कि उसकी फाइल जो है हैंडओवर कर दी गई है एक क्रेडिबल मीडिया हाउस को। और ये जानने के बाद मुझे ये पता चला कि वो कौन सा मीडिया हाउस है, कि क्या वो बहुत पुराना या फेमस मीडिया हाउस है। तो मैंने ये जाना कि दैट मीडिया हाउस इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल न्यूज एजेंसी, द हिंदू एंड राम। द एडिटर इन चीफ इज द वन who exposed Bofors scandal in his early age as investigative journalist which brought Congress party down. Now he is exposing BJP's Rafale scam. He said, now I will not bow. ठीक है, तो यानी कि ये अब देखना ये है कि क्या ये खुदा ना खास्ता ये भी बिक जाते हैं, लेकिन ये बताया गया है कि बहुत क्रेडिबल मीडिया हाउस है। दूसरी जानिब आपने कुछ वीडियो देखी होगी जो कि कश्मीरियों के ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहा है। जो वहाँ पे जो लखनऊ है वहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेसिफिकली वहाँ पे लखनऊ का एरिया है, वहाँ पर कश्मीरी ड्राई फ्रूट सेल कर रहे हैं और वहाँ पर उठ के उन्होंने बोला कश्मीरियों, और जो बीजेपी के जो गुंडे थे उसमें से एक मिनिस्टर भी मौजूद था
और वो खूब उनको मारा पीटा और इतनी बुरी तरीके से, मैंने वो 2 दफा वीडियो देखी और दोनों दफा मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और बहुत बुरा हाल वहां पे उन्होंने किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है और कश्मीरी हैं और लोग सब देख रहे थे तमाशा। तो इस पर मैं जानना चाहूंगी महफूज यार खान साहब आपसे कि क्या कहेंगे, इतना एक्सट्रीमिज्म मुसलमानों के ऊपर, इतना तशद्दुद, मुसलमान कहीं पर भी हो, मतलब इंडिया में कहीं से भी हो, तो इतना जुल्म उसके ऊपर, इस तरह तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, क्या हम उनको भी मारना शुरू कर दें? देखिए, हमने तो अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ को जितना तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो मौजूदा हुकूमत ने इसको साबित भी किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर हो या मुस्लिम लीग का दौर हो, मिनॉरिटीज़ को जितना तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में हासिल है शायद जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनको हासिल नहीं है। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत है, उसका तो हिसाब इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी मुजाहिदीन लेंगे और ले रहे हैं। अब वो कश्मीरियों ने यह तय कर लिया है कि आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी और उन्होंने अपने सर पे कफन बांध लिया है और वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। जो शहीद होते हैं वो पाकिस्तानी परचम में दफन होने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं उनकी जो लीडरशिप है पुरानी, उनका बेहद मैं मशकूर हूँ, ख़ास तौर से महबूबा मुफ्ती ने जिस किस्म से इंडियन मीडिया को आके एक्सपोज किया है, वो एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत काबिल सत्ताइश खातून है। हमें ये चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया को ये चाहिए कि जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है उसको ही एक्सपोज करें, लेकिन ये चूँकि मीडिया कंट्रोल्ड है यहूदियों से, ये मीडिया कंट्रोल है उन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आज़ादी फ़लस्तीन के रास्ते में रुकावट हैं, आज़ादी कश्मीर के रास्ते में रुकावट हैं। बल्कि मुझे तो किसी ने ये बतलाया कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो इनके सपोर्टर्स के हैं और जो उन मीडिया हाउसेस को मोदी की कैंपेन की हिमायत में चला रहे हैं। अगर आज़ाद जर्नलिज्म इंडिया में हो जाए तो मोदी का इलेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वहाँ कंट्रोल्ड है। हमारे मुल्क में तो बड़ी आज़ादी है, इतने बहुत सारे चैनल हैं, कोई ना कोई चैनल असल बात को निकाल ही देता है। बिल्कुल। तो हमें मीडिया की आज़ादी के लिए अपनी तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो इस वक्त नुकसान पहुँचाया जा रहा है हमारे मीडिया के वर्कर्स को, जर्नलिस्ट को, उनकी तनख्वाहें रुकी दी हैं जी, उस साजिश को बेनकाब करेंगे हम और बेनकाब होने जा रही है। इसलिए अगर कोई मीडिया हाउस पेमेंट नहीं कर रहा है तो पैमरा रूल्स के तहत उसको बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई मीडिया हाउस टैक्सेशन अदा नहीं कर रहा है तो उसको बंद हो जाना चाहिए। कोई मीडिया हाउस कर्ज पे चल रहा है, टैक्सेशन अदा करते हैं, लेकिन जो बाकी लोगों की तनख्वाहें हैं वो आके मसला हो जाता है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट ख्वाह वो कैमरे के पीछे का हो या कैमरे का सामना हो जी, उसका रोल एक ही है जी। अगर आपका सिस्टम नहीं होगा पूरा तो आप बैठ जाएंगे। तो मेरी मीडिया मालकान से भी आपके चैनल के तवज्जो से दरख्वास्त है कि वो अपने ज़मीन में खोदे हुए पैसे बाहर निकालें जी और बेरोजगारी से बचाएं हमारी जर्नलिस्ट को जी। और जो उनके एहतजाज फोर्थ पिलर है स्टेट का सर, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। यस यस यस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को पैमरा से पूछना चाहिए कि उसने क्या इक़दाम किए। बाज़ मीडिया हाउसेस को तो आप साजिश के ज़रिए बंद कर रहे हैं, लेकिन जिनको परवान चढ़ा रहे हैं वो भी साजिशों का शिकार हैं। मैं यहाँ पर इस इशू पे बात नहीं करना चाहता। जब किसी इस तरीके की डिबेट होगी तो उसमें मैं उनको बिल्कुल हम उस पे बात करेंगे। और नईम साहब, ये जो जुल्म हो रहा है सारा एक एक्सट्रीमिज्म का तरीकाकार अपनाया जा रहा है बीजेपी की जानिब से, इसको क्या किसी और फोरम पे लेके जाया जा सकता है यूएन के अलावा, क्योंकि यूएन की कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं है इस हवाले से? देखिए, बात ये कि मोदी को इस वक्त जो है अस्करी सतह पर बात करूं तो उसको नाकामी मिली है इस वक्त। अगर मोदी को बात करूं सफारती मास के ऊपर, वहाँ पर भी शर्मिंदगी इसको यहाँ वहाँ पर मिली है। अगर सियासी बात में अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी इस वक्त वो नाकाम हो चुका है। फिर बात मैंने आपको बताया कि कश्मीर में जो मामलात हैं ना, कश्मीर में आदिलदार जैसे लोग, क्योंकि बात ये है कि वहाँ सियासत अब ख़त्म होती जा रही है। अब वहाँ पर जो लोग अब निकल कर आ गए ऐसे हालात देखने के बाद,
अब वहाँ पर जो लोग जन्म दे ले रहे हैं, इंडिया में आगे जाके भी ऐसे हालात देखेगा इंडिया, लेकिन हमें जो है वो अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद रखना चाहिए। और हमारे तमाम इदारे, मैं कह रहा हूँ यकजहती के लिए अवाम पाकिस्तान की इदारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोदी, दुनिया जानती है मोदी को। मोदी जब वजीर आला गुजरात था ना, तो बाबर मस्जिद वाले मामलात, बाबरी मस्जिद वाले मामलात, और गुजरात में मुसलमानों का खून जिस तरीके से इसने बहाया था, जैसे इसने रोटों पर जो आग लगाई थी, वहां पर दुनिया ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि ये पाकिस्तान से ये नहीं आ सकता। कनाडा में भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, यूएस में भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। रियलिटी है, हकीकत है ये। सर अब हम आएंगे कौमी असेंबली के ऊपर। जो मालियाती बिल 2019 मंजूर हुआ है, ऑपोजिशन ने इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया। हालांकि देखा जाए तो ये जो पुराना बिल था वैसे ही था, इसमें कोई इतनी स्पेसिफिक चेंजेस नहीं थी। जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है सब सिस्टम, उसी सिस्टम के मुताबिक वही बिल था। फिर इतना शोर क्यों, और फिर अब अप्रूवल के बाद क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है ना, जिसमें तमाम टूटी नलके और दरवाजे लोटे इन्होंने अपने पास इकट्ठे किए हैं। आप यकीन करें अलवीना, जितनी बड़ी ओपोजिशन इनको मिली है ना, लेकिन बस किस्मत, ये जो अभी आप कह रहे हैं ये तो हर पार्टी का हाल है। सर एक पार्टी वाला उठ के दूसरी पार्टी में जा रहा होता है, फिर कहां से लेकर आए? देखिए, बात ये कि जमहूरियत का हौसला है तनकीद करना ना। अभी पिछले दिनों फाज चौधरी कह रहा था कि बात ये सोशल मीडिया पर कोई बात करेगा ना, तो मैं बात ये कि हम उस पर FIR काट देंगे। 73 का आइन किसी के बाप की मलकियत नहीं है, मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था। ये तनकीद हर जगह होता है, आइन कहता है कि आप तनकीद करें अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती है। रात कौमी असम्बली का देखिए, बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, अंडर 20 जो ये टीम लेकर आई है, इनको खुद नहीं पता होता कि ये बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं हुकूमत को अब। और ऑपोजिशन इस मुल्क में कब से राज कर रही है? देखिए, जो ख्वाब ये दिखाए थे ना इस कौम को कि 100 दिन का जो एजेंडा देकर आए थे, हालांकि ओपोजिशन ने इनको नहीं कहा। वो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, नहीं था वो। देखिए प्रैक्टिकल, ये तो बात हम भी कह रहे हैं ना, जब ये कंटेनर पे खड़े थे 126 दिन का धरना लेके, और वहां जब ये बैठ के वहां बिलों को आग लगाते थे, तो हम भी समझा रहे थे कि जब नीचे उतरोगे ना समझ आएगी। सर आप लोग को मालियाती बिल से क्या मसला है इस वक्त? सर देखिए, हमें तो कोई मालियाती बिल से ना कोई इशू है ना कोई मसला है। हम ये कह रहे हैं कि पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना। वजीर आजम कहता था कि साइकिल पे वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में आया कितनी दफा? पहले जब ये लोगों के ऊपर जब ये क्लेम रखते थे, लोगों के ऊपर ब्लेम रखते थे, आज वजीर आजम पार्लियामेंट में आया कितनी दफा है? सेकंड बात ये रही, जो एजेंडे इन्होंने कौम को दिए थे, इस वक्त देखें 18वीं तरमीम लेके गए वजीर आजम, क्या आप उसको प्रेज नहीं करेंगे? जो यहाँ पर ब्लाशमी के जो खुदा इतने बुरे बुरे जो खाके बनते थे, कार्टून्स बनते थे, मुसलमान होने के नाते हम सबका खून जलता था, ये इस तरह इस्लाम के ऊपर बात आती थी, किसी ने आज से पहले कभी कोई इसके खिलाफ उठा? देखिए, ये खाके जब बनते थे तो ऐसा नहीं है, तमाम जो मुल्क में मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया मुसलमान रहते हैं। वो कंपटीशन को मंसूख कोई नहीं करा सका कि इंटरनेशनली आप यूनाइटेड नेशन के अंदर पहले भी मौजूदा जो गवर्नमेंट साबका थी, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी और काफी हद तक ये कंट्रोल हुआ था मामला। अच्छी बात है, देखिए अच्छे काम के लिए ना हम अप्रिशिएट करेंगे, हम अप्रिशिएशन देंगे, लेकिन बात पता है क्या है, हम ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को कुछ समझें। ऑपोजिशन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल से? पीपल्स पार्टी को तो बात यह है कि हर उस मामलात में तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ये कौम के लिए, मैशत के लिए, जो ये लोग गुर गा के आए थे, गाने गा के आए तो जहां लगे खड़ी कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती है, लेकिन जो मुल्क इस वक्त मैशत ला के खड़ी कर दी है, 3 सूबों में अक्सरियत इनको मिल गई है, लेकिन सुबह सिंध के गैरतमंद और यहाँ मेहमान नवाज लोगों ने जो इनको आउट किया है, आज आगा सराज दुरानी घर पे जाके छापे मारते हैं। आज आए दिन हमारे खिलाफ जो नेब के रेफरेंसेस नए नए दायर करके, और यहाँ जो हमारे खिलाफ एक मीडिया जो इन्होंने लिख के जो स्क्रिप्ट चलाया हुआ है, आगा सिराज दुरानी के ऊपर 3 रेफरेंसेस है। इस वक्त हम उस पर बात नहीं कर सकते, अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। राजा साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो 2019 मालियाती बिल है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखें, ओपोजिशन के जहाँ तक मसाइल हैं, ओपोजिशन में जब PTI थी वो भी यही मसले करती थी। अब मसला ये होता है कि हुकूमत और, लेकिन उस वक्त पूरी की पूरी ऑपोजिशन 1 पेज पर नहीं थी। अब हमने ये एक चले पॉजिटिव ही समझ ले, पूरी की पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी है। अब देखें, पूरी ऑपोजिशन में अगर आप इस वक्त कहें तो 2 पार्टियां बड़ी जो दोनों हुक्मरान रही बुनियादी तौर पे, बाकी जो है वो हिस्सा बकदर जुस्सा वाली बात है। वो जो भी मसाइल पैदा करें उनका हल तो यही है कि साथ बैठा जाए। अच्छा, PTI में एक मसला है इस वक्त 7 माह से जो हम देख रहे थे, एक तो ये इशू था कि ब्यूरोक्रेसी के मसाइल। अच्छा, जो वो काम कर रहे हैं वो भी कौन से ब्यूरोक्रेसी के कौन से मसाइल? मैं वही अर्ज करने जाता हूँ ना कि ब्यूरोक्रेसी के मसाइल ये थे कि जो उनके यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें आ रही थी या कुछ उनकी टीम तक, जो सोशल मीडिया टीम है,
सलान खालिद वगैरह, जो मुझे उन्होंने खुद भी अभी बताया, एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन हुआ जो ऑफिशियली अब ब्यूरोक्रेसी जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वो तवक्का की जा सकती है कि वो अब सामने आएंगी, उनके जितने भी जराए हैं उनके मीडिया के, पीटीआई के, क्योंकि वो एक पार्टी है हुकूमत के अंदर बैठ के, वो उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को के हुकूमती जराए ही चीज़ों को सामने ला सकते हैं। ये मतलब सियासी पार्टी का काम नहीं है, उनके लोगों का काम नहीं है, उनकी असल में एक चीज़ और भी है, हमारे लोग ब्यूरोक्रेसी जो हमारी 1950 की या 1980 के ज़माने की जो नई ब्यूरोक्रेसी में भी लोग आए, वो जो रिटायर्ड होने वाले बाबे हैं ना, उनके जहन में एक चीज़ ये बैठी हुई है कि सोशल मीडिया कोई चीज़ नहीं होती। ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि बड़े अफसोस का मकाम है कि 7 माह से पीटीआई का सोशल मीडिया ऑफिशियल डॉक्टर इरफान खालिद लगे रहे कि हमें डिपार्टमेंट से चीज़ें दी जाएं। ये मैं यानी कि मेरी बात होने के बाद मुझे पता लगी कि टीम आई के फरहान वो बैठे रहे, कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो आपके सामने क्या आएगा, ये मैं उनका मौके दे रहा हूं जो मेरे इल्म में चीज़ें आई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे लिखता भी हूं, बोलता भी हूं। तो एक चीज़ ये हो गई, तो उम्मीद की जा सकती है बहुत सी चीज़ें आएंगी। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ जैसे आपने कश्मीर की थी कि कश्मीर के मामला, आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है, इंडिया ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान की निस्बत सोशल मीडिया पे। आपको पता है कश्मीर के मामला जब भी हुए, पाकिस्तान से जितने लोग काम कर रहे होते थे उनके ट्विटर हैंडल बंद होते रहे, अकाउंट्स बंद होते रहे, कितने लोगों के बंद हुए, उसके बाद जाके खुलते भी हैं, दोबारा से नए बनाते हैं, ये इश्यूज होते रहे। और एक और चीज़, ये जंग का जो कैफियत हम करते रहे, मैं उसके ऊपर एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि देखें जो इदारा होता है ना, हमारे पास ISPR है, हमारे पास, उसका काम है आपको जो चीज़ दे रहा है आपको उसी पे यकीन रखना है, उसमें तड़का नहीं लगाना। जितनी हांडी में मसाले फराहम किए जाते हैं ना, वो लिस्ट में लिखा होता है, आपने वही करने हैं, उसके अंदर मिर्चें या कुछ चीज़ें इजाफी चटपटापन उसके अंदर पैदा नहीं करना। ये यहाँ किया जा रहा है। और भारत में इससे भी कोई क्या मसाइल दिख रहे हैं आपको बिल के अंदर? लेकिन ये तो वही है जो चला आ रहा था। सर देखें, अब मसला ये कि यही चला आ रहा था, तो जो हुक्मरान से ओपोजिशन में चले गए तो उन्होंने करना तो है ना जी। जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं वो बेहतर अपनी पोजीशन बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल में तो वजह ये ओपोजिशन में आने के बाद अपने किए हुए काम भी शायद बुरे लगने लगते हैं। एग्जैक्टली। महफूज खान साहब, आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से? क्या कोई स्पेसिफिकली कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM को? नहीं, हमें तो कोई नहीं है। देखिए, हम यहाँ 6 लिख रहे हैं जी, 6 बनाया मैंने, जब मैं उधर जाऊंगा मैं 9 पढ़ूंगा। ठीक। तो इस वक्त यही पोजीशन है। पहले जो 6 पीपल्स पार्टी ने या नून ने बनाया था, PTI 9 पढ़ रही थी। ठीक। अब PTI इधर आ गई है, इसने जो 6 बनाया, ये दोनों और बाकी जमातें 9 पढ़ रही हैं। तो ये सियासत का खेल है। ये बिल हमेशा मंजूर होंगे इसलिए कि इस वक्त कौमी असम्बली में अक्सरियत है पीपल्स पार्टी, अपना PTI और उसकी हलीफ जमात। सही, ये एहसन इकबाल का स्टेटमेंट, उनकी तो बहुत ज्यादा हार्श थी स्पीच कल की। उसमें से एक जो स्टेटमेंट है, मुल्क की तारीख में पहली बार फाइनेंस बिल को 5 ओवर्स के मैच की तरह निपटाया गया, ये उनका एक स्टेटमेंट है। ऐसे होता है। देखिए, जब हम बरसर इक़्तिदार थे तो फिर क्या था? जब हम बरसर इक़्तिदार थे तो हम भी यही करते थे। आज पीपल्स पार्टी भी जो बिल चाहती है सिंध असेंबली में पास कर लेती है। ये तो हर दौर का है, अपने अपने स्टाइल है। कोई छांगा मांगा ले जाता है, कोई रास्ते से अगवा करवा लेता है। तो ये अब PTI का तरीका ये है, ये हंगामा करें। मतलब मुझे तो बड़ा अल्लाह ताला उन मौलवी साहब को सेहत दे जिन्होंने जमात पढ़ाई, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना, पूरी दुनिया हम पे हंसती है। हस्ब इख्तलाफ का रोल होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, स्पीकर पे एहतजाज होना चाहिए, लेकिन ये मसदबाज चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक। और सर, ये जो 48 कंपनीज के हवाले से प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाने का एक फैसला है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त हुकूमत के हर फैसले को हम तनकीद की नज़र के साथ साथ तामीर की तरफ देखते हैं। और मुल्क की मईशत को बढ़ाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर सही बिड्स आए और अंडर हेड डीलिंग ना हो अंडर हैंड जी, तो ये सब प्राइवेटाइजेशन कोई मसला नहीं है। सर, गलत नहीं है क्या ये? नहीं, गलत इसलिए नहीं है कि आप चला ही नहीं पा रहे ना। स्टील मिल देख लें, प्राइवेटाइज हो जाता तो अब वो सफेद हाथी बन गया है। ठीक, PIA है सर। लेकिन इस तरह तो कोई भी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन तो रहेगा ही नहीं। PIA को भी प्राइवेटाइज, स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज, पहले ही हम लोगों ने जो है वो KESE भी प्राइवेटाइज हो गया। जब तक चोर, लुटेरे, बदमाश आपके इदारों में मौजूद हैं, आपका कोई इदारा पनप नहीं सकता है। आप इनके हिसाब लेना, ये जो PIA में जो जितने MDs थे जी, स्टील मिल के जितने चेयरमैन रहे हैं, उनको तो एसेट्स देखिए ना, ठीक, उनको लटका दें, सब सीधा हो जाएगा।
आप क्या कहेंगे? नईम, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तनकीद हो रही है पूरे मुल्क में कि 48 इदारों को 5 साल में प्राइवेटाइज किया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये कहीं खड़ी नहीं हो पा रही है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि कल तक जिन इदारों में कहते थे करप्शन होती है, आज उन्हीं इदारों के अंदर आप जाएँ तो यकीन करें कि अपने नाम की ये लोग क्या करते हैं, तख्ती लगा लगा के आ रहे हैं। कल तक जब ये मौजूदा साबका गवर्नमेंट जब वो कहती थी कि इदारों को प्राइवेटाइज कर दें, तो सबसे पहले ये धरना दे के बैठ जाते थे। आज जब सर पे आई है तो इनको समझ आ रही है कि कर क्या रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि जिन आपने देखा होगा कि साबका एतबार के अंदर इमरान खान ही खड़े होकर कहता था कि यहाँ इस मुल्क के अंदर 600 रुपए की एक दिन में करप्शन होती है। अब तो नहीं हो रही करप्शन, अब तो 7-9 महीने हो चुके हैं, अब तो करप्शन नहीं हो रही है। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF मुल्क में कर्जा मांगने के लिए आएगा। ट्रांसपेरेंसी की तरफ आ रहे हैं सर। अलवीना देखो ना, बात ये देखो ना, IMF के पास मैं नहीं जाऊंगा, IMF कर्जा लेने के लिए आएगा। आफिया सिद्दीकी लाऊंगा, तमाम गवर्नर्स को गिराऊंगा, लाइब्रेरियां बनाऊंगा, वजीर आजम को जो है वो पार्क बनाऊंगा। यहाँ गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब आदमी जो है मजे करेगा। तो बात यह है कि कल तक जिसको ये कहते हैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू, आज इनके एतादी हैं। अगर हमारे पर रेफरेंस है ना आगा सराज दुरानी पे, तो परवेज इलाही पर भी वही रेफरेंस है। जो रेफरेंस आगा सराज दुरानी के ऊपर है वो ये मुश्ताक गनी के ऊपर भी, KPK का इस वक्त जो है वो आपको पता है कि वो स्पीकर है। मसला ये है कि हम जब तक हमारे साथ ये लोग थे तो ये सारे डाकू थे। जिस जमात को ये कहते हैं टारगेट किलर जमात है, आज इन्होंने तादी बनाया हुआ है। जब तक हमारे पास थे तो ये सारे चोर थे, आज इनके पास चले गए तो इनको जो है इनके तादी बन गए। ये कहते थे, बात ये है कि 2 पाकिस्तान एक पाकिस्तान, मदीने की रियासत। तो मदीने की रियासत के अंदर डॉक्टर राजा आपकी जाने बढ़ूंगी, आपसे आपका व्यू जानना चाहूंगी। आप क्या कहेंगे जैसे डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने जो कहा कि कोई बुराई नहीं है, अगर चीजें कैटेगोरिकली बेहतर होती हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना बुरा नहीं है। देखें, 2 चीजें होती हैं, एक हम मर्ज का इलाज करते हैं, एक होता है अलामत। जो मीडिया है ना जो दिखाता है वो अलामतें दिखाता है, ठीक है। मर्ज को हमने डायग्नोस करना होता है। जो पूरी दुनिया में ट्रेंड चलते हैं, 70s था आया, हमारे मुल्क में भी सोशलिज्म के साथ हमने एक चीज़ों को लेके गए, सारी हमने नेशनलाइज कर ली चीज़ें, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा जिसको कहें कि हमारे जो तबका था सरमायादार या जो बैठे हुए थे उनके लिए बड़ा झटका था, ठीक है। वो टेक्निकली अच्छा था या बुरा वो अलग बहस है। अब एक टाइम आया जो सोशलिज्म की भी हम बात करें, अब चाइना देख लें, सारी जगह देखें, अब दुनिया आगे बढ़ रही है, कैपिटलिज्म है ना। अब चीजें ये होती हैं, एक थ्योरी ये आई कि जो रियासत होगी वो इदारे भी चलाएगी। अब 90 की दिहाई गुजरी, सन 2000 नई सदी में हम आए, हमारे सामने अब ये चीज है कि अब ये कहते हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि रियासत का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है ये इदारे चलाना। बात सही भी है, ठीक, बड़ी हद तक ठीक है। रियासत का जो बुनियादी चीज है, हम फलाही रियासत की बात करें या आती जो मौजूदा, देखें मौजूदा हुक्मरान या साबका हुक्मरान कोई चीज नहीं होती, बुनियादी चीज होती है कोई भी रियासत। रियासत की जहां बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात पिछली हुकूमत से भी चल रही थी, ठीक है। अब इदारे जो आपको नहीं दे रहे उनको प्राइवेट करना, मसला यह है कि महफूज साहब वाली बात है कि प्राइवेट करना मसला नहीं है, मसला यह है कि वो प्रॉपर शफाफ बिडिंग हो, प्रॉपर तरीके से हो और आप उसको सेल करें। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो करप्शन तो वैसे खत्म हो जाएगी। नहीं, देखें प्राइवेटाइजेशन के बाद चीजें फर्क आ जाता है। अच्छा, उसमें इशू क्या होता है? इशू हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ये है कि लेबर बर्डन पड़ेगा आवाम के ऊपर इससे या कोई कनेक्शन नहीं? कुछ नहीं, चीजें जो जैसे बड़े इदारे PIA आपका बैठा हुआ है, ठीक है, आप देख लें बाकी इदारे भी, सबका ही आलम है। तो जो देखें, बात ये नहीं है कि जो खसारे में जा रहे हैं या मुनाफे में, आपने सबको देखना है और आप ले जाएंगे प्राइवेटाइजेशन, कोई बुरा नहीं है, लेकिन लेबर लॉ की पाबंदी, लेबर लॉ को मजीद बेहतर करना चाहिए। ठीक है, लेबर लॉ को मजीद बेहतर करना चाहिए। सर, वन लाइनर अगर कुछ कंक्लूड करना चाहें। नहीं, बिल्कुल, देखिए जब तक आप आजिर और मजदूर के हुकूक मुतय्यन नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। होता ये कि आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाके करोड़ों लाखों रुपए की उनको तनख्वाहें देते हैं, जबकि आपका जो मजदूर है भूखा मर रहा होता है। ये अदल का, इंसाफ का निज़ाम नाफिज होना चाहिए, मजदूर के घर में भी रोटी पके और उसके चलाने वालों के घर में। ठीक, नईम साहब आप कुछ कंक्लूड। मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को और PTI की मौजूदा गवर्नमेंट को 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और 50 लाख मकानात का, तो ये जो लोग प्राइवेटाइज इदारे जब करेंगे तो इसमें कई दर्जनों, कई 100, कई सैकड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। खुदाया
ना खेलो इदारों के साथ ना, इन पे रहम करो। इन चीजों पे अगर रहम नहीं करेंगे तो जुल्म जब हद से बढ़ता है ना, सर प्राइवेटाइजेशन में निकाल थोड़ी देंगे सारे कि आप या एक सिस्टम ऐसा होगा कि सबको फारिग कर दें। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर HDFC बैंक के अंदर आप चली जाए ना, जी। तो हांगकांग शिंजाई बैंक, उसमें जब लोगों को निकाला जा रहा था ना, तो पहले उनको कहा जी आप 10-10 लाख लोग लेके निकल जाओ। जब 10-10 लाख लोग लेके नहीं निकले ना, तो कहा कि हम इंक्वायरी बैठाएंगे आपकी जो डिग्री के हवाले से उनकी, तो बड़ी सारी इश्यूज हैं। एक नहीं है ना, बात ये है कि बात आप प्राइवेट जब किसी चीज को कर देते हैं ना, तो लोग जो उनके साथ अटैच हैं, जो उनके साथ मामलात अटैच हैं, वो कहाँ जाएंगे। ठीक, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है महफूज यार खान साहब, और हमारे साथ मौजूद है नईम अवान साहब, और हमारे साथ डॉक्टर राजा काशिफ साहब भी मौजूद हैं। इन सबको फॉर्मली शुक्रिया करूंगी आज के प्रोग्राम में। और कुछ आज के प्रोग्राम में कंक्लूजन में ये है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना तो शायद कोई एक बुरा डिसीजन नहीं है, लेकिन लेबर लॉ इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा, इस सिस्टम को देखना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी की तरफ देखना पड़ेगा कि आया वो जब जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो क्या सारे वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे अभी इस वक्त जो करेंटली हैं, क्या उनकी जॉब्स खतरे में जाएंगी, इसको भी देखना पड़ेगा। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको वहाँ रहना चाहिए, और जो कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर वो कोई सिफारिशी भर्ती है तो ऑब्वियसली फिर उसको निकाले। जस्टिस शुड प्रिवेल। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल।